आप सभी जानते हैं कि 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात संसद में कही थी कि संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो, अगर इसे अमल में लाने वाले लोग खराब निकले तो ये संविधान निश्चित रूप से अच्छा साबित नहीं होगा। अगर वहीं इसे अमल में लाने वाले लोग अच्छे निकले तो ये संविधान अच्छा साबित होगा। 74 वर्ष बाद ये आज बाबा साहब की ये कहावत चरितार्थ होती नज़र आ रही है। ये एक नहीं है, ये बड़ा लंबा, मैं आपके सामने एक बड़ा, मैंने कम से कम 10 वर्षों का ये अध्ययन करने के बाद में केवल एक बाबा साहब की प्रतिमा हटाने के साथ साथ और भी हमारा संघर्ष के लिए है। आप जान रहे हैं कि आए दिन अखबारों के माध्यम से, वीडियो क्लिप के माध्यम से ये सुन पा रहे हैं कि आए दिन घटनाएं घटी हैं, बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी में जब छात्रों ने बाबा साहब की जयंती के अवसर पर मार्च निकालने का प्रयास किया तो सवर्ण ठाकुर और ब्राह्मण गुंडों ने वो गार्ड से उन्होंने उन्हीं स्टूडेंट्स को मारा पीटा और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने FIR भी उनके खिलाफ दर्ज करा दी। एक जौनपुर की घटना है, जौनपुर के जो एक बाहुली गुंडा विधायक है उसने एक दलित को केवल मजदूरी मांगने के नाम पर बहुत मारा पीटा और उसको बेहोश कर दिया। एक बहुत बड़ी घटना 18 अक्टूबर 2008 दिल्ली को घटती है। एक सत्यवती इवनिंग कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र था। सत्यवती इवनिंग कॉलेज में BCom ऑनर्स का छात्र सम्मानपूर्वक जिंदगी जी रहा था, पढ़ना चाहता था, डूसू के इलेक्शन में भाग लिया। वो सिर झुका करके चलने की आदत नहीं थी, इसलिए मार दिया गया। लेकिन पार्लियामेंट की दूरी मुश्किल से वहाँ 18 किलोमीटर है, लेकिन पार्लियामेंट में किसी को उसकी गूंज सुनाई नहीं दी। ऐसी न जाने कितनी हत्याएं। उत्तर प्रदेश का अमेठी है, अमेठी में दबंग ठाकुरों ने एक दलित परिवार को पूरा मार दिया, बहन को मारा, भाई ने आत्महत्या की क्योंकि उसकी मां को निर्वस्त्र कर दिया था। ऐसी घटनाएं घट रही हैं। राजस्थान के बाड़मेर में आप देखें कि ऐसी जाति के लोगों को मारा और एक लड़के को उल्टा टांग करके वीडियो बना करके और उसका ये वीडियो बना करके वायरल किया गया। हैदराबाद आप जानते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में एक छात्र रोहित वेमुला PhD का स्कॉलर था। तो जो छात्र स्कॉलर रोहित वेमुला को इतना प्रताड़ित किया गया कि वो आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया गया और कोई आवाज़ नहीं उठी। हाथरस एक जिला है, हाथरस में 16 वर्ष की दलित लड़की के साथ में अत्याचार किया गया, बलात्कार किया गया, उसको जिंदा जला दिया गया। उससे पहले बहुत सारी लड़कियों के नाम पर कैंडल मार्च तक निकला, लेकिन दलित की बेटी मार दी गई तो एक भी कैंडल मार्च नहीं हुआ। हरियाणा के मिर्चपुर में आप देखेंगे कि एक स्टूडेंट थी रूल्ड कास्ट, वो केवल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करना चाहती थी। दबंगों को पसंद नहीं आया, उस दबंग केवल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई नहीं छोड़ना चाह रही थी, इसलिए उसको मार दिया जाता है। ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हैं। आप देख रहे हैं कि आए दिन अभी एक सर्वे आया है कि बॉम्बे IIT में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आत्महत्याएं की हैं। बॉम्बे IIT और देश के कम से कम IIT, IIM और जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं मानक, 5 वर्षों में 13,000 छात्रों ने स्कूल इंस्टीट्यूशंस छोड़ दिए हैं। इसके पीछे कारण वही है कि उनको परेशान, उनको टॉर्चर और इस तरह के काम के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। एक आप जानते हैं अभी दिल्ली में वर्धमान मेडिकल कॉलेज है। वर्धमान मेडिकल कॉलेज में जिन स्टूडेंट्स के पास SC थे, उन स्टूडेंट्स को 3 बार एग्ज़ाम में फेल किया गया और 3 बार फेल करने के बाद जब PIL दिल्ली हाई कोर्ट में रिट फाइल की जाती है कि साहब इन स्टूडेंट्स को ही फेल क्यों किया जा रहा है, तो ये रिट फाइल होती है। तो हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि इनकी मिलिट्री हॉस्पिटल के माध्यम से इनकी परीक्षा कराई जाए। तो जब मिलिट्री हॉस्पिटल के माध्यम से उनकी परीक्षा आयोजित कराई गई तो वो सभी छात्र एक बार में पास हो गए।
ये दिल्ली देश की राजधानी का हाल है। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। अभी आपने देखा है कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, देश की मानक संस्था है, और यूपीएससी में केवल लेटरल एंट्री के माध्यम से एक लेटरल एंट्री प्रपोजल तैयार किया गया और उससे 120 छात्रों को आईएएस बना दिया गया। कोई परीक्षा नहीं। जब जानते हैं, जो हम में से और हमने जो तैयारी की, हम जानते हैं कितनी रातों की नींद गंवानी पड़ती है उस परीक्षा का जुनून पूरा करने के लिए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं देश में घट रही हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट लेकर के मैं आया हूं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 2022 में अपहरण की 5441 एफआईआर दर्ज हुई थी। एससी एक्ट में, जो SC/ST एक्ट में बदलाव के लिए आप जानते हैं कि जब इस सरकार ने नहीं सुना तो हमें सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, और जब सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं सुना तो हमें 2 अप्रैल 2018 को किस तरह का आंदोलन का सहारा लेना पड़ा, ये सब आप जानते हैं। तो ये इस तरह का एक भारत सरकार हर डिपार्टमेंट के लिए एक बजट एलोकेट करती है। तो बजट एलोकेशन के लिए एक फॉर्म होता है, एक बजट बुकलेट होती है 10A। उस 10A बुकलेट को मैं निकलवा के लाया हूँ। उस 10A के बजट में एजुकेशन की तस्वीर बड़ी भयावह आपके सामने है। 59,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने पिछले 5 वर्षों में छात्रवृत्ति में बटा हुआ दिखा दिया। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि वहाँ इंस्टीट्यूट ही नहीं है जहाँ पर जिनको छात्रवृत्ति दिखाई जा रही है। ऐसी देश में बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। दिल्ली में बहुत सारी जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप देख रहे होंगे उनकी ग्रांट बंद की जा रही है। अभी आप एक ट्रेंड और चल पड़ा है, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे समीक्षा अधिकारियों की भर्ती हो, चाहे नीट परीक्षा हो, डॉक्टर्स की भर्ती हो, चाहे टीचर्स भर्ती का एग्ज़ाम हो, किसी भी तरह की परीक्षा का आयोजन होने से पहले पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक हो नहीं रहा है, स्कैम है, ये कराया जा रहा है। और पेपर लीक इसलिए कराए जा रहे हैं कि कल को ये लो कोर्ट मैटर बनेगा। कोर्ट वर्डिक्ट बनते ही जो हमारे खास तौर से बच्चे हैं भारी मात्रा में SC/ST OBC के, उनके अवसर निकाले जाने हैं, इसलिए किया गया है। अभी आप देख रहे हैं नीट में, सभी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि एक ही केंद्र से 67 स्टूडेंट टॉप, जिनके 12th में पास नहीं हो रहे और वो नीट में टॉप कर रहे हैं। तो ये एक स्कैम है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्कैम क्यों पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश का नाम ही बिल्कुल ऐसे मान लीजिए, उत्तर प्रदेश का मतलब है कि जहां परीक्षा आयोजित होने से पहले ही प्रश्न का उत्तर पता चल जाए, वो उत्तर प्रदेश है। तो ये स्कैम प्रदेश, इस तरह से बहुत सारी घटनाएं हमारे देश में आज घट रही हैं। बहुत सारे हमारे छात्रों की छात्रवृत्ति रोकी जा रही है। एक बीडेम, देश की, दुनिया के देशों की एक डेमोक्रेटिक ग्राफ को नापने के लिए एक ग्राफ होता है, वीडेम, वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी। तो वीडेम की रिपोर्ट के अनुसार भारत खतरनाक तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। खतरनाक तानाशाही की मतलब कि भारत की स्थिति लोकतांत्रिक पद्धति के लिए ठीक नहीं है। एक मार्टिन लूथर किंग हुए हैं। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि जहां देश की सियासतें धार्मिक मसलों को पैदा करें, वो देश ठीक नहीं चला रहे समझ लीजिए, और जहाँ धार्मिक मसलों को शांत करें, वो देश राष्ट्र तरक्की करते हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल उन्माद पैदा किए जा रहे हैं, सियासतें ही धार्मिक मसलों को पैदा कर रही हैं, तो जान लीजिए देश गलत हाथों में जा रहा है। तो ये इस तरह की आप जहाँ देखें, हंगर इंडेक्स में एक इंटरनेशनल हंगर इंडेक्स होता है जिसमें भारत की भूख का आंकड़ा दिया जाता है। इंटरनेशनल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। आप जानते हैं, एक तरफ तो सरकार कहती है कि हमने 80 करोड़ लोगों को रोज राशन बांटा, बिल्कुल ठीक है। कैसे कि 80 करोड़ लोगों को आप गरीबी रेखा से ऊपर नहीं ला पाए, इसीलिए तो आपको अनाज देना पड़ रहा है। और वो अनाज कहाँ से आ रहा है? देश के गोदामों में जो मिसमैनेजमेंट में सड़ रहा है वो अनाज, उस अनाज के सड़े हुए अनाज को आप बंटवा रहे हैं। तो जनता को केवल 3 किलो 5 किलो अनाज दे करके बंटने की तैयारी आप करवा रहे हैं। और जात भेद वर्ण व्यवस्था की आपको इस तरह की न जाने कितने उदाहरण मिल जाएंगे। आप जानते हैं, मैं बहुत पीछे के एग्जाम्पल पर नहीं जा रहा हूं, जो प्रभावित कर्नाटक मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल ले रहा हूं।
कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस रहे थे, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दिनाकरन। और जब उनका सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन की बारी आई तो उन पर तरह तरह की जांच खोल दी गई और महाभियोग इम्पीचमेंट उनको ले आया गया। इसी तरह के मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस कर्णन ने भी इसलिए कहा था कि मैं ऐसी हूँ इसलिए मुझे कोई सुनना नहीं चाहता है। तो आप सोचिए इतनी ऊंचाई पर ये हम। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ IAS अधिकारी रहे रमेश थेटे और श्रीमती कर्णावत। मध्य प्रदेश में रमेश थेटे और श्रीमती कर्णावत बहुत सीनियर IAS थे। जब उनसे जूनियर्स को चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया तो उन्होंने कहा था कि हम आंदोलन किया बाबा साहब की प्रतिमा के सामने, और उन्होंने कहा था कि हम नर्मदा नदी में जल समाधि ले लेंगे। हमारी बात नहीं सुनी गई। तो राजस्थान के वरिष्ठ 2 IAS अधिकारी थे, उमराव सालोदिया, जो बहुत सीनियरिटी के बावजूद, आप पहले आज की बैठक का एजेंडा ही सुन लीजिए। यही एजेंडा है। आप एजेंडा ही है, सुन लीजिए, सुनने की आदत डालिए। देश में जो आग लग रही है मैं उस आग के बारे में बता रहा हूँ। आपको ज्ञान नहीं है, इसका मतलब ये है आपको जानकारी नहीं है। पेपर लेकर के मेरे पास रखा हुआ, नोट करते जाएं। मैं आपके सामने 12-13 प्रश्न रख रहा हूँ और इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन पेपर भी दिया जाएगा। मतलब क्वेश्चन पेपर नहीं, पेपर कि आप उसमें अपने सुझाव लिखें कि आखिर करना क्या है, इस मूवमेंट की शक्ल कैसे होगी। सबसे पहली जो मैंने आपको ब्रीफ तस्वीर बताई है देश में जो हो रहा है, बाबा साहब की प्रतिमा हटाए जाने के पीछे उनका एक प्रयोग है। और प्रयोग करके देखा है उन्होंने कि हम पत्थर फेंक करके देख रहे हैं ये लोग कितना जाग रहे हैं, उद्देश्य इनका। अब उसके साथ साथ हमारे छोटे हमें यहाँ से गाँवों की ओर भी जाना है, गाँवों में भी लहर पहुँचे, तो ये इसकी तैयारी कैसे हो, इनके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने उन्हें रख रहा हूँ। ये जो हमारा सामाजिक संघर्ष है जो बाबा साहब की देन से हम यहाँ तक हैं, ये मुझे बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बाबा साहब की प्रतिमा के लिए हमें क्या नीति बनानी होगी, इसके लिए किस तरह से लोग आगे आएंगे, किस तरह का रोड मैप तैयार होगा, इन पर अभी चर्चा करनी है। आप सबकी राय चाहिए। मैं कुछ मुद्दे इस तरह के इसमें शामिल कर रहा हूँ कि आखिर वह स्वाभिमान उन लोगों का कैसे बचे। हमारे लोगों का स्वाभिमान जिंदा बचना चाहिए। दूसरा नंबर, उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कैसे की जाएगी और उनके साथ होने वाले अत्याचारों से मुक्ति के उपाय क्या होंगे, उनकी सुरक्षा की गारंटी कैसे दी जाएगी। केवल ग्रास रूट तक जो लोग जीवन जी रहे हैं उनके साथ ये घटनाएं, एट्रोसिटीज की घटनाएं घट रही हैं, ये उनके बारे में भी तस्वीर। उनके बच्चों की आगामी पीढ़ियों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, रोजगार, नौकरियों की बंदोबस्त कैसे किया जाएगा, उनके लिए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएं, और उन्हें जो इस तरीके से ग्रामीण और शिक्षण संस्थाओं, पुस्तकालय, छात्रावासों की स्थापना कैसे की जाए, ये रोड मैप के माध्यम से ये ग्रामीण और ग्रास रूट पर उतारना होगा। तो हमारे जितने भी अच्छे और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, अंधविश्वास, पाखंडवाद, दुर्व्यसनों, कुरीतियों, इनके बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। मैंने आपको बता दूं कि इस मीटिंग को बुलाने के लिए 222 लोगों को कॉल किया है, 222 लोगों को कॉल, और नेक्स्ट टू के लिए अलग से कहा था कि आप अब मेरा ये मैसेज अगला पहुंचा देना। मैं समझता हूं कि मैंने ये कम से कम नहीं, व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से 3 जून की रात से अब तक मैं ये मैसेज कम से कम नहीं तो लाखों लोगों तक पहुंच चुका होगा। वायरल में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस में हूं उनके माध्यम से जब मेरी बात हुई है, आने को उम्मीद है आएंगे। DIG भारत तिब्बत सीमा पुलिस से नरेंद्र सिंह जी आने वाले हैं। आदरणीय SK गौतम साहब स्पेशल पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने भी मुझे कंफर्म किया कि हाँ ये इस पर कुछ नीति बनाने की आवश्यकता होगी। तो ये इस पर नीति के लिए है। ये नीतिगत हम होल्ला मचा करके 2 मिनट की कहानी की बात नहीं है, ये आपके सबके विचार लिए जाने के लिए आपको बुलाया है कि हम आगे की रणनीति। तो ये तस्वीर जो बनी है, इस तस्वीर के बारे में आप सबको मैं आप सभी से ये अनुरोध करूँगा कि हम पेपर भी दे रहे हैं आपको कि आप अपना कोई सुझाव पेपर के माध्यम से हमें लिख करके अपना नाम और वो भी दें कि आज जो होगा उसका एक रिटर्न डॉक्यूमेंट और विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा, जिसमें
आगे के लिए कि कितने लोग किस तरह की नीति पर काम किया जाएगा, इसके लिए नीति बनाने के लिए ही बैठक है ये बैठक, कोई अलग नहीं है। इतना ही नहीं है, आगे के लिए कुछ अगली तैयारी के लिए ये मैंने करीब 10 वर्ष का एक रोड मैप तैयार किया है। सिद्ध गोपाल सागर जी, कृपया आप भी अपने हमें इस अवसर पर कोडला से आप बोलना चाहें। आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष और आज के इस कार्यक्रम में सभी उपस्थित बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों, सभी को हार्दिक जय हिंद। मित्रों, बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं कि आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को समाप्त करने के लिए पूरे देश में ये जो षड्यंत्रकारी आरएसएस हो चाहे बीजेपी हो, जो इस देश में राम राज्य की कल्पना करते हैं कि हम इस देश में राम राज्य लाएंगे, उनके राम राज्य के लाने में सबसे ज़्यादा बाधक अगर कोई है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन है। और अभी पिछले दिनों जो इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में हालांकि ये सिद्ध करके दिखा दिया है कि जो राम राज्य की कल्पना करते हैं और जो देश में संविधान बदलने की नीयत रखते हैं, उनके साथ हम लोग एक चैलेंज के रूप में उनके चैलेंज को स्वीकार करते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन के लोग जो इस देश में हैं, वो किसी भी कीमत पर, किसी भी रूप में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारवां को पीछे नहीं जाने देंगे। जैसा कि बताया गया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति जो ये पार्लियामेंट के प्रांगण में लगी, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। हालांकि मैं जो उस समय प्रचार समिति बनाई गई थी, मैं भी उस प्रचार समिति का मेंबर था जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति पार्लियामेंट में लगाई गई थी। उसके लिए जो संघर्ष हुआ, उसकी एक बहुत लंबी कहानी है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन उस समय रिपब्लिकन पार्टी सारे देश में एक ज़बरदस्त राजनीतिक उभार के रूप में उभरी थी और उसका नेतृत्व उत्तरी भारत में बुद्धप्रिय मौर्य कर रहे थे। और जो सन 64 का रिपब्लिकन पार्टी का आंदोलन हुआ, उस आंदोलन ने इस देश में ये सिद्ध करके दिखा दिया था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन करने वाले लोग, बाबा साहब डॉक्टर के अम्बेडकर के अनुयायी जो हैं, वो किसी भी कीमत पर हर हालत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान सहने के लिए तैयार नहीं हैं। और जब बुद्धप्रिय मौर्य ने ये घोषणा की थी कि वहाँ पर जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट में अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगाई गई, उसके साथ साथ और भी कुछ मांगे भारतीय रिपब्लिकन पार्टी ने रखी थी, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में बहुत से लोग जेल गए। यही नहीं, कई बच्चे जेल में पैदा हुए, कई लोगों की मौत जेल में हुई। और उस आंदोलन से उस समय की इंदिरा गांधी सरकार जो है वो घबरा गई थी। और उसके बाद जो ये मूर्ति लगी, ये देश में एक ऐसा स्थान था, ऐसा सर्वोपरि स्थान था, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान कोई नहीं था। पार्लियामेंट के प्रांगण का वो द्वार जिसमें संसद के लोग प्रवेश करते हैं, उस प्रवेश द्वार पर अनेक प्रकार के आंदोलन के कारण के जो है बातें आई कि यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगेगी, या यहाँ पर महात्मा गांधी की मूर्ति लगेगी, शहीद भगत सिंह की मूर्ति लगेगी। अनेक लोगों ने जो है अनेक सुझाव दिए, लेकिन बुद्धप्रिय मौर्य ने, मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार करोल बाग में छप्पर वाले में जो मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगी तो बुद्धप्रिय मौर्य पहला ऐसा व्यक्ति होगा कि अगर किसी की मूर्ति लगी तो उस मूर्ति के सिर को मैं तोड़ दूंगा। तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति जो लगी है, वो कितने प्रयास से लगी है, कितने लोगों के बलिदान से लगी है, कितने लोगों के संघर्ष से लगी है और कितना संघर्ष करना पड़ा है। उसी मूर्ति को आज बिना किसी कारण के हटा देना और लोगों को विश्वास में नहीं लेना, या संसद में जो भी लोग हैं या संसद की जो
वर्तमान कमेटी है उस कमेटी के संज्ञान में न लेना, ये मनमानी तरीके से आज क्या आप क्या समझते हैं, आज आप पार्लियामेंट से जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को हटा दिया गया, कल को जो सर्वोच्च न्यायालय में मूर्ति लगी है उसी मूर्ति को भी हटा दिया जाएगा और अन्य प्रकार के हमारे ऊपर आक्रमण तैयार किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में करो या मरो, सन 64 का जो आंदोलन था, जो करो या मरो का आंदोलन था, हमें उसी करो या मरो के आंदोलन पर बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे सिर कट जाए कोई बात नहीं, हम गोली के शिकार बने कोई बात नहीं, आगे आने वाली पीढ़ी का इतिहास हम लोग लिखेंगे और हम लोग ये आदर्श बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को किसी भी रूप में समाप्त नहीं होने देंगे। लेकिन जहाँ एक बात बड़ी समझने की है कि जो अभी जो घोषणा की गई थी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति हटाने के संदर्भ में जो आपका जो पार्लियामेंट पर और जो आपका ये जो आंदोलन जो होने जा रहा है जंतर मंतर पर, ये इस आंदोलन की कड़ी में जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलनकारी लोग भी हमारे लिए श्रद्धा के पात्र हैं और उनके संघर्ष को हम सबको सलाम करना चाहिए। लेकिन साथ साथ हमको ये भी करना चाहिए, जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी संगठन हैं, हमने संघर्ष किए हैं, दिल्ली में संघर्ष किए हैं, दिल्ली में बड़े बड़े संघर्ष करके हम लोग सफल हुए हैं। लेकिन उसका ये तरीका होना चाहिए कि सभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी जो विभिन्न दलों में बटे हुए हैं, जो विभिन्न खेमों में बटे हुए हैं, एक संयुक्त रूप से एक संयुक्त समिति का गठन यहाँ पर जो यही जो आपका ये स्थान है इसी ट्रस्ट के अंदर सभी लोगों को आमंत्रित किया जाए। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी जो विभिन्न संस्थाएं, एक दो संस्थाएं नहीं हैं, दिल्ली में ही सैकड़ों संस्थाएं हैं। अगर इस तरह अलग अलग संस्थाओं के लोग अलग अलग आंदोलन चलाएंगे तो हम अपने आंदोलन में सफल नहीं हो सकते हैं। हमारे लिए सफलता के लिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि सभी आंदोलनकारियों के लिए, सभी डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायियों के लिए हम आह्वान करें और ये कहें कि हम एक जगह इकट्ठे होकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अपमान को स्वीकार नहीं करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आज समय का तकाज़ा यही है कि आज फिर सन 64 के जैसा आंदोलन हुआ था उसी तरह का आंदोलन हमें सारे देश में करना पड़ेगा, हमें जेलों को भरना पड़ेगा, हमें आगे आकर के गोलियां खाने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा, अपने सिर कटाने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। ये सारी बातें अगर अपने जज्बात और अपने आप जो है अपने आक्रोश को अगर व्यक्त करने के लिए अगर आगे नहीं आए तो आगे आने वाला इतिहास आप लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगा। मैं आपसे पुनः ये अनुरोध करता हूँ, हमारे जैसे लोग जो 77-78 वर्ष के हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे जैसे लोगों को सबसे आगे आप करिए, हम सबसे पहले गोली खाने के लिए तैयार हैं, हमें इस बात का कोई गम नहीं है। जो आदमी 78 साल का हो गया वो 2-4 साल तक और जिएगा। ऐसे लोगों के लिए आगे आकर के अगले पंक्ति में अगले नेतृत्व करने की पंक्ति में हम लोगों को खड़ा करिए। अगर हमारे अंदर कोई गोली भी प्रवेश कर जाते हम गोली खाने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन वो समय आ गया है, वो आंदोलन का समय आ गया है, वो क्रांति का समय आ गया है और वो ऐसा समय आ गया है तो राम राज्य की कल्पना करने वाले लोग, हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने वाले लोग पुनः हम लोगों को उसी वर्ण व्यवस्था के आधार पर गुलाम बना देंगे और हम लोग अगर गुलाम हो गए तो आगे आने वाली पीढ़ी हमको धिक्कार करेगी और कहेगी कि उस पीढ़ी ने संघर्ष नहीं किया और उसके संघर्ष न करने के पीछे हम लोग फिर पूरे गुलाम बन गए हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि ये बहुत छोटी मोटी बात नहीं है, ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात है, बहुत बड़ा प्रहार है और इस प्रहार से आहत होकर के हम चुप बैठने का मौका नहीं है। हम संघर्ष के लिए आगे आए, अपना बलिदान करने के लिए आगे आए, यही समय का तकाज़ा है। सभी के लिए जय भीम। दोबारा